नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 3 ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑन द चैप्टर रियल नंबर्स। और इन वीडियोस का पर्पस क्या है यार? आपको सोचना कैसे है वो सिखाना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंप्रूव करना। आप जो कन्वेंशनल सवाल करते रहते हो उससे कुछ अलग सवाल आप लोग के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, जिससे आपकी रियल कॉम्पिटेंसी बिल्ड होगी दोस्तों। और आपको आपके कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सुझाया जाता है, नया समझाया जाता है और आप लोग सीख के जाते हो ढेर सारी नई चीजें। तो आज की वीडियो में भी वही होने वाला। और पहली दो वीडियोस को प्यार देने के लिए यार बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हम लोगों ने पार्ट 2 के एंड में आप लोगों से एक सवाल पूछा था जो कि यहां पे लिखा हुआ है, एज होमवर्क मैंने दिया था। सबसे पहले तो बेटा मैं बता दूं, ये कोई ऐसा ही ना मामूली सवाल नहीं है, ये IOQM में पूछा हुआ सवाल है। जिन बच्चों को इस एग्जाम के बारे में नहीं पता, एक बार आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब जिस भी बच्चे ने इस सवाल को ट्राई करने की भी कोशिश करी है ना भाई, आप लोग अपनी पीठ थपथपा लेना, क्योंकि इस सवाल को जब आप सोच रहे होगे ना तो आप ऑलरेडी अपने आप को बेटा एक लेवल और ऊपर कर चुके हो। चाहे सवाल सॉल्व हुआ हो या नहीं हुआ, इट डजंट मैटर। सॉल्व हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने ट्राई किया ना। अब हम मिलके बेटा इस सवाल के बारे में सोचते हैं, देखना कैसी क्रिटिकल थिंकिंग यहां पर अपने को डेवलप करनी है। द प्रोडक्ट 55 times 60 times 65 is written as the product of 5 distinct positive integers। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। आपको इस प्रोडक्ट को 5 अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, इसका मतलब अभी मैं सॉल्यूशन जब आपको लिखवाऊंगा ना तो समझा दूंगा, ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स। तो भाई सबसे पहले यहां पर जो आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं 55, 60, 65, इनको तोड़ के तो लिखो, मतलब इनके फैक्टर्स में तो लिखो। अब फैक्टर से आपको पता है सर, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं फटाफट से। तो 55 को दोस्त कैसे लिखा जा सकता है? 5 गुना 11, है ना, 5 times 11। 60 को अगर मैं तुमको बोलूं कि यार प्राइम फैक्टराइज करो, तो 60 का मतलब है बेटा 12 times 5। 12 का मतलब है 4 गुना 3, यानी कि 2 times 2 times 3 times 5। और 65 भाई 65 अगेन 13 times 5 होता है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, 5 और 13 लिख दो। अब बेटा देखो यहां पर आपको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। अब यहां पर आपको ना इनको कंबाइन करना है इस तरीके से कि ये 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट की तरह दिखे। सबसे पहले तो यही सोचो। तो चलो यार 11 और 13 ये तो अपने आप में ही प्राइम नंबर्स हैं, इनको एक काम करते हैं दोस्त, अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने क्या किया बेटा, 5 और 2 को कंबाइन कर दिया, 10 मिल गया। ठीक है, यहां पर 5 और 5 को कंबाइन कर दिया और 2 और 3 को कंबाइन कर दिया। तो क्या आपको 5 अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 25। लेकिन आप लोग सोच पा रहे होंगे कि सर आपने जैसे कंबाइन किया, 5 को 2 के साथ ले लिया, 2 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ, मैं ऐसे कर देता हूं। कोई और बच्चा बोलेगा कि चलो सर 11 और 13 के साथ तो कुछ करा नहीं जा सकता, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं 5 को 5 के साथ नहीं, मैं 5 को 3 के साथ कंबाइन करता हूं। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई कर लो, 15 बनेगा। फिर वो सोचेगा कि यार एक बात बताओ सर, अगर मैं 5 को 2 के साथ कर दूं और इस 5 को 2 के साथ कर दूं, तो सर मेरे को 10 मिल जाएगा, लेकिन 2 10 मिल जाएंगे, मतलब 4 नंबर हो जाएंगे, लेकिन मेरे को 5 डिस्टिंक्ट नंबर चाहिए, क्योंकि 10 मेरा रिपीट हो रहा है। तो दिस कांट बी द केस। मतलब सर 5 को अगर आपने 3 के साथ कर दिया कंबाइन, बहुत बढ़िया बात है, 15 आ गया। अब एक काम करो, 5 को 2 के साथ करो और इसको फिर इसके साथ कर दो, तो 20 बन गया। और फिर एक 5 रह गया। ये भी तो एक तरीका है ना इसी को लिखने का, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह। इस बारी आपका सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20। तो ऐसे आपको केसेस सोचने थे कितने बन सकते हैं, और उसमें से कौन सा केस चूज करना था जहां पर आपका सबसे बड़ा नंबर जो हो वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ले। और आप लोग इसके बारे में सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि यही वो केस है। 20 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बेटा अगेन मैं बोल रहा हूं, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड प्रॉब्लम है ये। IOQM के बारे में जाके रिसर्च करना, तब तुमको समझ आएगा। ये प्रॉब्लम 10th लेवल के स्टूडेंट्स देखते तक नहीं है। और मैं दोबारा बता रहा हूं तुमको, यहां पर जो हो रहा है, इन वीडियोस को जो रेगुलरली देखेगा, जितनी भी वीडियोस में डालूंगा चैप्टर वाइज,
जब तक भी ये वीडियोस डलती रहेंगी इस चैनल पर, जो इन वीडियोस के साथ रेगुलर रहेगा ना, वो अपनी जेन्युइनली फाउंडेशन डेवलप करेगा। 9th और 10th को फाउंडेशन क्लासेस बोला जाता है। तो आपको सोचने का तरीका समझ आएगा बेटा। आप ये नहीं है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओ और आगे जाके फिर स्ट्रगल कर रहे हो। 11th 12th में पल्ले ही नहीं पड़ रहा, ना फिजिक्स, ना मैथ्स, ना केमिस्ट्री। और होता है बहुत बच्चों के साथ, 10th में 95% आ जाते हैं, लेकिन 11th 12th में स्ट्रगल चलती रहती है, क्योंकि कभी सोचना ही नहीं सीखा। जो टीचर ने करा दिया बस उसी टाइप के सवाल बनाने आते हैं। कोई नया सवाल आ जाए तो समझ ही नहीं आ रहा। तो आप लोग अगर इन वीडियोस के साथ रेगुलर रहते हैं, मेरी गारंटी है बेटा, तुम लोग ऐसे लेवल पर पहुंच जाओगे ना 10th के एंड में कि बोर्ड एग्जाम्स में तो फोड़ोगे फोड़ोगे, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और 11th 12th की जर्नी तुम्हारी बहुत स्मूथ हो जाएगी। अगला सवाल तुम्हारे सामने रख रहा हूं भाई, ठीक है? आराम से सोचेंगे, मिलके सोचेंगे। पक्का हर बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर सकता है जो भी ये वीडियो देख रहा है। तो आपको बस वो सेल्फ बिलीव रखना है बेटा। अ नंबर क्यू इज प्राइम फैक्टराइज्ड एज दिस। ठीक है, आसान सवाल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन अच्छी है। वेयर बी इज अ प्राइम नंबर, और देखो एजर्शन रीजन टाइप का सवाल है, जैसा तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो वैसी फॉर्मेशन है जैसे तुम्हारे एग्जाम में आती है। तो ये सवाल एकदम बोर्ड के हिसाब से रिलेवेंट है, आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। वेयर बी इज अ प्राइम नंबर अदर देन 3 and 7। तो भाई एजर्शन में बोला हुआ है क्यू इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर। रीजन में बोला हुआ है 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। तो बेटा 3 सत्ते 21, 21 का स्क्वायर तो यार देखो ऑड नंबर ही होगा। और यहां पर मैं आपको एक यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे बेटा कभी भी आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, 3 का निकालना है, 4 का निकालना है, और आपको आंसर का यूनिट डिजिट पहचानना है ना, तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लग जाता है। जैसे मेरे को 21 टाइम्स 21, मेरे को उसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा जो भी 21 टाइम्स 21 होगा ना, उसका यूनिट डिजिट 1 टाइम्स 1 1 ही आएगा। अब किसी नंबर के एंड में 1 है तो वो ऑड नंबर ही तो होगा ना। ऐसे ही यहां पर मैं आपसे पूछूं 53 टाइम्स 65, मेरे को इसका आंसर नहीं चाहिए, मेरे को आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, जिससे मेरे को बहुत क्लियरली पता चल जाएगा नंबर ऑड है इवन है। ये कुछ हैक्स हैं, ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको पूरे साल में सिखाऊंगा बेटा। एमसीक्यूज की तो ऐसी ऐसी तुमको ट्रिक्स बताऊंगा, अपने सीनियर से पूछ लेना। अगर सीनियर कोई देखेगा तो कमेंट भी कर देना दोस्त अपने जूनियर्स के लिए। तुम लोग अपने 20 एमसीक्यूज ना 5 से 7 मिनट के अंदर कर लोगे, अगर तुम लोग इन हैक्स को अच्छे से समझ लेते हो। 3 पंजे 15, 15 हुआ तो 15 का 5 उठाओ, यही आपके आंसर का यूनिट डिजिट होगा। तो यहां पर हमारी भाई रीजन वाली स्टेटमेंट ठीक है ना? ऐसे सवालों में बेटा 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि एजर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और रीजन आपके एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बी ऑप्शन होता है यूजुअली एजर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन होता है कि एजर्शन ठीक है, रीजन गलत है, और डी ऑप्शन होता है कि एजर्शन गलत है, रीजन ठीक है। तो अब एजर्शन के ऊपर आते हैं, क्यू इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर। तो बेटा देखो यहां तक तो ऑड नंबर है, अब ये बी पे डिपेंड करता है कि ये ऑड है या फिर इवन है। बी एक प्राइम नंबर होगा अदर देन 3 and 7। यहां पर एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपको समझ आना चाहिए। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 ना एक बहुत स्पेशल प्राइम नंबर है, क्योंकि ये एक लौता इवन प्राइम नंबर है। बात समझ आ रही है? इसके अलावा बी कुछ भी ले, 2 के अलावा, जैसे मान लो 11 हो जाए, 13 हो जाए, कुछ भी हो जाए दोस्त, इसमें 2 एज अ फैक्टर नहीं है ना, तो ये इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा। लेकिन इसने कहीं पर भी ऐसा लिख रखा है कि कंडीशन लगा रखी है कि 2 नहीं हो सकता, तो मैं बी को 2 भी तो मान सकता हूं। और अगर मैंने बी को 2 माना जो कि प्राइम नंबर है और एक इवन प्राइम नंबर है, तो क्या ये पूरा का पूरा नंबर इवन निकल कर आएगा क्योंकि 2 का मल्टीपल है? तो क्यू इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर? नो, दिस इज रॉन्ग। सो एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। और यहीं पे वो 2 को एक्सक्लूड कर देता तो पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती बेटा। अगेन सिमिलर टाइप का सवाल, और ऐसे सवाल बेटा बहुत पूछे जा रहे हैं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अगेन मैंने सवाल को थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है जो आपके टिपिकल सवाल आते हैं उसका, और ये सवाल शायद आपने पहले देखा भी होगा कहीं पे, काफी फेमस सवाल है। करते हैं एक बारी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। तो बेटा ए बी सी को प्राइम फैक्टराइज करके लिखा गया है।
The largest number that divides A, B, and C completely is 30. The smallest number that leaves a remainder of 2 when divided by A, B, and C is 5402. तो ऊपर वाला केस बेटा तुम्हारा HCF से रिलेटेड है, नीचे वाली गिवन चीज तुम्हारी LCM से रिलेटेड है, और यहां पे ये भी गिवन है कि P इज लेस देन Q इज लेस देन R, P, Q, R तीनों के तीनों नेचुरल नंबर्स है। तो चलो यार यहां से मेरे को एक बारी बताना कि ABC का HCF क्या हो जाएगा। HCF निकालने का तुमको पता होगा कि भाई हम लोग कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, है ना, 2, 3, 5, उनको उनकी लोएस्ट पावर्स के साथ लेते हैं और प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अब देखते हैं यहां पर भाई 2 की पावर R भी है, P भी है, Q भी, और P सबसे छोटा है तो बेटा 2 की पावर P चढ़ेगी। ठीक है, यहां से देखो, फिर 3 की पावर P भी है, R भी है, Q भी है, अगेन P सबसे छोटा है तो यहां पर पावर P चढ़ेगी, छोटी पावर्स के साथ लेते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स को। और अगर मैं 5 की बात करूं बेटा तो P है और फिर Q है ना, तो यहां पर भी अपना P ही निकल कर आएगा। तो यहां से 2 तिया 6, 6 पंजे 30, क्योंकि पावर सबकी कॉमन हो गई, तो 30 टू द पावर P हैज टू बी इक्वल टू 30। तो यहां से आपको P की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक है दोस्त, P की वैल्यू 1 मिल गई। अब सेकंड वाली सिचुएशन को हम लोग यूज करते हैं और इसका निकालते हैं LCM, और यहां पे रिमाइंडर छूट रहा है तो इसको भी बेटा आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, अप्लाई करना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस इज दिस। तो बेटा 2 रिमाइंडर छूट रहा है, मतलब ये LCM नहीं है, इससे 2 घटाओगे 5400, 5400 वो LCM है। तो LCM निकालो और 5400 से इक्वेट करो। LCM के लिए क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स नहीं, जितने भी फैक्टर्स हैं सब लो विद देयर हाईएस्ट पावर्स और उनका प्रोडक्ट करो। यही सीखा है तुमने बेटा। चलो फिर 2 को लेते हैं, 3 को लेते हैं, 5 को लेते हैं और इनकी हाईएस्ट पावर्स लिखते हैं। तो यहां पर P, Q, R है, R सबसे बड़ा है, R लिया जाएगा। 3 में भी बेटा P, R, Q है तो यहां पर भी R लिया जाएगा, और फिर 5 में बेटा P है, Q है तो यहां पर Q लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुना 3, 6 टू दी पावर R मल्टीप्लाइड बाय 5 टू दी पावर Q, और ये हो जाएगा बेटा कितना, 5400 के बराबर। अब तुम बोलोगे सर R और Q कैसे निकालूं, तो भाई 5400 को फटाफट से प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो 5400 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज कर देता हूं, सबसे पहले तो ये 54 गुना 100 के बराबर है। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर देता हूं, ठीक है। ये 100 है और एक 54 है। 100 का मतलब क्या होता है बेटा, 100 का मतलब होता है 25 टाइम्स 4, तो यहां से मेरा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर बन जाएगा। और 54 को तोड़ो, अब 54 बेटा आपका 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में कब आता है, ये 18, है ना। तो 3 से फिर एक और 3 निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स 6, तो 27 टाइम्स 2 हो गया ना ये। तो 2 और फिर 3 का क्यूब, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो दोस्त, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। कंपेयर कर दो फटाफट से। तो R की वैल्यू तुम्हारी आ गई बेटा 3 और Q की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2। अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको एक्चुअली सवाल में पूछा क्या गया था जो मैं लिखना भूल गया, आपको ये A, B और C निकालने थे। तो अब अगर आपको P, Q, R सारे के सारे पता हैं, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, इनको सिंप्लीफाई करो, A, B, C तीनों के तीनों नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल समाप्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन भाई। और यार ध्यान रखना, इसके बाद ना एक और पार्ट आएगा। मैं वैसे चाह रहा था कि इसी पार्ट में ही चीजें रैप कर दूं और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर पे मूव करें, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए जो LCM HCF वाली वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन बच्चों को उतनी इजीली समझ नहीं आती है, उनके अराउंड एक अलग से पार्ट बना दूंगा। आज मैंने थोड़ा सा फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऑड, इवन, इनसे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं ना, उनके अराउंड आप लोगों को थोड़ी सी सोचने की क्षमता आप लोगों की बढ़ाई है। अगले पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से फोकस करेंगे। A and B are two positive integers such that the least prime factor
of A is 3 and B is 5, then find the least prime factor of A plus B। बेटा बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मेशन का सवाल है, तुमको ये सवाल बहुत कम जगह सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत सही से तुम लोगों को कुछ नया कॉन्सेप्ट यहां पे चमकाएगा। अगर बेटा A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये बोला हुआ है कि A का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, मतलब A का प्राइम फैक्टर 2 तो नहीं है, क्योंकि अगर सबसे छोटा ही 3 है तो बाकी तो 3 से बड़े होंगे अगर होंगे तो मतलब A एक ऐसा नंबर है जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है, और 2 ही आपका क्या होता है, एक लौता बेटा इवन प्राइम नंबर होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि A एक ऑड नंबर होगा? क्योंकि यहां पर जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे ऑड है, और ऑड का अगर आप ऑड से कभी भी प्रोडक्ट करोगे तो आपको बेटा क्या मिलने वाला है, ऑड नंबर ही मिलने वाला है। आप इसको स्पेसिफिक केस में ले जाके जैसे 7 गुना 9 करो, 11 टाइम्स 13 करो, जैसे मैंने बताया भी आप यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई 2 तो है ही नहीं ना। जब 2 नहीं है या फिर 2 का कोई मल्टीपल ही नहीं होगा, क्योंकि आगे तो 2 के मल्टीपल वाले कोई प्राइम नंबर होते ही नहीं है, सिर्फ इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 ही होता है। जब 2 नहीं होगा तो मतलब इवन नंबर नहीं होगा, मतलब वो ऑड नंबर होगा। सिमिलरली बी का सबसे छोटा लीस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो मतलब इसमें भी 2 नहीं है, तो क्या ये भी एक ऑड नंबर है? अब A प्लस बी के बारे में सोचो, अगर आप एक ऑड में दूसरा ऑड जोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? अब यहां से मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी सोचने को बोल रहा हूं, ये सब चीजें आपको खुद से सोचनी है कि ऑड में इवन जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, इवन में इवन जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ऑड का ऑड से मल्टीप्लीकेशन, इवन का इवन से मल्टीप्लीकेशन, ऑड का इवन से मल्टीप्लीकेशन, इन सारे केसेस के बारे में एक बार खुद से सोच लेना, इन पे सवाल बनते हैं कॉम्पिटेंसी वाले। किसी भी ऑड नंबर में अगर आप दूसरा ऑड नंबर अगर नहीं समझ आ रहा तो केसेस लेके देखो ना, 3 और 5 लेके देखो, 11 और 13 लेके देखो, कोई से भी रैंडमली 2 ऑड नंबर्स उठाओ और उनका सम करो, क्या आपको इवन दिख रहा है? तो मतलब A प्लस बी, क्या ये आपका इवन नंबर होगा? इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 होगा एज अ फैक्टर, यही पूछा है। लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? 2 से कोई छोटा हो सकता है क्या? नहीं, हेंस द आंसर इज, समझ आया? बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब आपको इस सेशन के बाद खुद से थोड़े से अपने दिमाग में ऐसे तूफान उठाना है, और वो तूफान उठाने के लिए 2 सवाल आपको दिए गए हैं, बहुत टिपिकल चीजें हैं, लेकिन यही चीज हम लोग सोचते नहीं है बेटा। एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी डिविजिबल बाय 6। सबसे पहले आपको सोचना है कि ये सही है या गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड सवाल क्या है, कैन 2 numbers have their HCF as 13 and LCM as 90? क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं कि 2 नंबर्स हैं और उनका HCF 13 हो और उनका LCM 90 हो? इज दिस पॉसिबल? और फिर पार्ट 4 में जैसे मैंने तुमको बताया, इट बी द लास्ट पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, और उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। आप लोग इन दोनों सवालों के अराउंड अपने दिमाग में थोड़ा सा तहलका मचाओ। और दोस्त एक रिक्वेस्ट है यार, आपके जो भी ऐसे दोस्त हैं ना जो मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो अपनी फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, जिनको रटने रटाने से जिनका मतलब नहीं है, वैसे बच्चों को यार, वैसे स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोस अगर तुम शेयर कर दोगे तो इट विल हेल्प मी अ लॉट। उतना ज्यादा रिकमेंड होंगी वीडियोस और उतनी मैं जो मेरे को ऑडियंस चाहिए उस ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा। मेरे को वैसी ऑडियंस चाहिए यार जो मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना चाहती है, और वो टिपिकल चीजें, वो जो घिसी पिटी चीजें हैं वो पढ़ पढ़ के आप भी बोर हो गए हो यार, हम टीचर्स भी बोर हो गए हैं। तो यार थोड़ा सा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा साथ मिलके सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को यार वीडियो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।